डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल साइंस गुरु @रामदयाल अडवाल। हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हेक्सेन। हेक्सेन, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं हेक्सेन, हेक्सेन भी लिखते हैं कई बुकों में। हेक्सेन में कितने एकल आबंध हैं? सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध हैं, यानी कितने सिंगल बॉन्ड हैं हेक्सेन में। अगर ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि हेक्सेन में कितने एकल आबंध हैं, तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम हेक्सेन को लिख लेंगे। यहाँ हेक्सेन साफ दिखाई दे रहा है कि इसके लास्ट में एन है, यानी एन, हिंदी में एन, ए की मात्रा और न है, इंग्लिश में एन है, तो इसका मतलब ये एल्केन है, एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सी के पैर में एन, H2N+2। अब शुरुआत में लिखा हुआ है हेक्ज, हेक्ज, हेक्ज का मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 6, तो C6H2 × 6 + 2 C6H12, 12 × 2 14। ये बन गया इसका आणविक सूत्र हेक्सेन का, C6H14। एल्केन है, कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 और 6, सभी में सिंगल बॉन्ड आएगा। एल्केन है तो सभी में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए और कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे हाइड्रोजन लगा के। इस कार्बन की 1 2 3 और 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 4, इस कार्बन की 1 2 3 और 4 और इस कार्बन की 1 2 3 और 4। ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं। आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दैट मीन्स कि 19 सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन में। कितने सिंगल बॉन्ड हैं? 19 हेक्सेन में जो है सिंगल बॉन्ड है। ऐसे आप लोग जो है सिंगल बॉन्ड जो है हेक्सेन में जो है निकाल सकते हैं। ऐसे अगर एल्कीन एल्काइन आए तो आप वहां डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अलग अलग जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था पहला कि हेक्सेन में कितने सिंगल बॉन्ड हैं। तो हेक्सेन में 19 सिंगल बॉन्ड हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में N और N के बीच में कितने बॉन्ड हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, कितने आबंध हैं हिंदी में? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो बनेगा Kl 2 और 5। K अंदर वाली सेल है, L बाहर वाली सेल है, तो इसका मतलब इसकी बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। ऐसे ही दूसरे के पास भी 5। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसको भी 3 की और इसको भी 3 की। तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता कर लेंगे। ऐसे 3-3 इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता कर लेंगे, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिआबंध है। कौन सा आबंध है? त्रिआबंध है भैया आपके नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच में, N2 में। ऐसे आप लोग इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्टेट पूरा करना है आप लोगों ने, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो प्रत्येक नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसीलिए 3-3 इलेक्ट्रॉनों की सहभागिता कर लेंगे दोनों नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एथेनॉल, जिसको हम लोग
इथेनॉल कहते हैं, इथेनॉल इंग्लिश में। इथेनॉल कहता है कि हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनाएगा। हॉट मतलब गर्म, कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल कौन सी अभिक्रिया करेगा। तो आपको पता है कि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है भाई, यानी शक्तिशाली निर्जली कारक है। क्या है, निर्जली कारक। निर्जली कारक का मतलब होता है पानी के अणुओं को खींच के बाहर निकाल देगा, जल के मॉलिक्यूलों को बाहर निकाल देगा। तो ये केमिकल रिएक्शन देखिए कि H2SO4 कहां से जल बाहर करेगा और क्या बनेगा। तो ये बना दिया मैंने CH3, ध्यान से देखिए, CH2 एंड OH, और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, इस बॉन्ड में यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, क्लियर। इस बॉन्ड में भी यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, एक यहां और एक यहां। ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बन गया, OH, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, H अपना इलेक्ट्रॉन इसका सहभागी कर लेगा, ये बन जाएगा H2O। H2 बाहर निकल गया, और किसने किया, सल्फ्यूरिक अम्ल ने, क्योंकि ये क्या है, निर्जली कारक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां बच गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां बच गया, ये आपस में सहभागी कर लेंगे, सहभागिता कर लेंगे। देखिए क्या बन जाएगा, CH, सिंगल बॉन्ड तो यहां पहले से ही था, C और H। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये भी सहभागी कर लेंगे। आप देखिए क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी C2H4, यानी कि इथीन बन जाएगा आपका। इथीन आपका जो है फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपकी एल्केन जो है, आपके जो एल्कोहल है वो एल्कीन फॉर्म्ड करेंगे। क्या फॉर्म्ड करेंगे, एल्कीन आपकी जो है वो फॉर्म्ड करेंगे। मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया है रिएक्शंस का कि कैसे मैकेनिज्म होगा, कैसे शक्तिशाली निर्जली कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जल के मॉलिक्यूल को खींच के बाहर निकाल देगा और इसको एल्कीन में कन्वर्ट जो है कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कि सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। सोप एंड डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है, यानी साबुन और अपमार्जकों में क्या अंतर है। डिफरेंस बताना है हमने सोप एंड डिटर्जेंट्स में, कि सोप एंड डिटर्जेंट्स में क्या अंतर है। तो पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन ही बन जाएगा। क्या है, सोप जो है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के सिरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटासियम साल्ट है, यानी सोडियम एंड पोटासियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज सोप। वीडियो में मैंने काफी डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपको डिफरेंस अच्छे समझने हैं, सोप डिटर्जेंट अच्छे से देखना है, सारे मैकेनिज्म देखने हैं, तो आप वीडियो में जाइए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की पार्ट नंबर 5 सोप एंड डिटर्जेंट्स के नाम से आपको वीडियो मिलेगी। लिंक में चैनल पे जाइए, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल, तो वहां आपको सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको जो है वहां से मिलेगी। और जो अपमार्जक होते हैं वो सल्फोनिक एसिड के सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं, यानी सोप तो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटासियम साल्ट, और डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनिक एसिड के सोडियम और पोटासियम साल्ट। दूसरा डिफरेंस, सोप्स जो हैं वो हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन नहीं कर सकते, हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन नहीं करेंगे, यानी कठोर पानी यदि कठोर पानी के लिए कौन जिम्मेवार है, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। यदि हार्ड वाटर है तो जो है वो आपके सोप जो है वो हार्ड वाटर में वर्किंग नहीं कर पाएंगे, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, कठोर पानी में भी वो जो है काम करेंगे। कठोर पानी अगर होगा तो उसमें भी आसानी से डिटर्जेंट्स आपके जो है काम करेंगे। हार्ड वाटर में सोप काम नहीं कर पाती, जहां
कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होंगे वहाँ हार्ड वाटर के अंदर, वहाँ जो है आपकी सोप काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन डिटर्जेंट्स जो है हार्ड वाटर में भी आसानी से काम करेंगे। इसके अलावा जो सोप होते हैं वो इजिली डिके होते हैं भाई, डिके यानी आसानी से जो है वो अपघटित हो जाते हैं सोप्स, लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं वो आसानी से डिके नहीं होते भाई, डू नॉट डिके इजिली, यानी आसानी से जो है इजिली जो है वो डिके नहीं करते भाई, डिके नहीं होते भाई आपके डिटर्जेंट्स आसानी से। इसीलिए वो जो है आपकी वाटर पोल्यूशन के लिए या सॉइल पोल्यूशन के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं भाई, आपके वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं आपके डिटर्जेंट्स। लेकिन सोप इजिली डिके होते हैं, आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इसलिए किसी तरह का पोल्यूशन प्रोडक्शन में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि डिटर्जेंट्स जो है वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवों के लिए भी जो है खतरा पैदा कर सकते हैं आपके डिटर्जेंट्स। तो ये जो है मेन डिफरेंस है आपकी सोप एंड डिटर्जेंट्स में। अब यहीं से एक अगला क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5, कि सोप जो है वो हार्ड वाटर में वर्किंग क्यों नहीं करती, जबकि डिटर्जेंट्स जो हैं वो हार्ड वाटर में आसानी से वर्क करते हैं। सोप जो है वो जो है हार्ड वाटर में वर्किंग नहीं कर पाती, लेकिन डिटर्जेंट्स जो हैं वो हार्ड वाटर में आसानी से वर्किंग करते हैं। ऐसा क्यों है, ये हमने जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। देखिए ये सोप है RCOO माइनस Na+, या Na की जगह K+, और ये जो है RSO3 माइनस Na+, ये है आपके डिटर्जेंट्स। और हार्ड वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, या तो रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन, यानी कि इनके साल्ट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये रिस्पॉन्सिबल है हार्ड वाटर के लिए भाई। तो क्या होगा कि जब ये कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन सोप के साथ मिलेंगे तो रिएक्शन कर जाएंगे, और क्या करेगा ये 2Na+ को यहां से रिमूव कर देगा और खुद लग जाएगा जाके सोप के साथ, ऐसे RCOO माइनस की ट्वाइस एंड Ca, ऐसे खुद लग जाएगा कैल्शियम, यानी कैल्शियम बना लेगा कैल्शियम इथेनोएट या एथेनोएट, अगर यहां CH3 होगा तो, या कैल्शियम एल्केनोएट, कैल्शियम एल्केनोएट आपका जो है फॉर्म्ड कर लेगा, जबकि सोडियम एल्केनोएट अब नहीं रहेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट नहीं रहेंगे, अब कैल्शियम साल्ट बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। जबकि सोप क्या होती हैं, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट तो नहीं रहे अब, दैट मीन्स कि ये सोप नहीं रही, ये साबुन नहीं रही अब, इसीलिए जो है ये हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाते। जबकि सल्फोनिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट जो हैं कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट को टाइटली हेल्ड रखता है, मजबूती से अपने साथ जोड़े रखता है, जबकि यहाँ बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए वो आसानी से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ रिएक्शन जो है कर जाता है और मार्जिन विलयन से बाहर हो जाएगा, क्लींजिंग एक्शन नहीं कर पाएगा, क्लींजिंग जो सॉल्यूशन है आपका उससे कैल्शियम साल्ट बना के रिमूव हो जाएगा और सोप नहीं रहेगी ये। इसीलिए हार्ड वाटर के अंदर सोप काम नहीं कर पाते, जबकि डिटर्जेंट्स जो है हार्ड वाटर में आसानी से काम कर पाते हैं। तो ये रीजन है भाई कि सोप्स जो है वो हार्ड वाटर में काम क्यों नहीं कर पाते, जबकि डिटर्जेंट्स आसानी से जो है हार्ड वाटर में भी जो है काम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या है कि एक सबस्टांस X है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और कहता है कि KMnO4 की प्रेजेंस में अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूं तो ये Y बनाएगा, Y, और जबकि X और Y मिलके जो है
जेड बनाते हैं, जब ये एक्स और वाई अगर अलग से मिले तो ये जेड बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जेड बनाएंगे। और इसने कहा है कि जेड स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस है भाई, स्वीट स्मेलिंग सबस्टांस है, यानी कि जेड जो है वो मिट्टी गंधयुक्त पदार्थ है भाई, उसमें सुगंध आती है जेड में। तो सीधी बात, अगर हमने चैप्टर पढ़ रखा है तो मुझे पता लग गया कि जेड तो एस्टर है भाई। क्या है जेड? एस्टर। जेड तो है एस्टर। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए क्या क्या है ये, और केमिकल रिएक्शन लिखिए इनके लिए, ऊपर वाली भी और नीचे वाले भी केमिकल रिएक्शन जो है आप लिखिए। तो जेड अगर स्वीट स्मेलिंग है, एस्टर है, तो इसका मतलब एक्स तो है एल्कोहल, क्या है? एल्कोहल। और वाई क्या है? एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्लों की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले सबस्टांस एस्टर कहलाते हैं और एस्टर स्वीट स्मेलिंग होते हैं। और उसने एक्स का फॉर्मूला ये दिया हुआ, तो अल्कोहल का ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए C2H5OH। अब देखिए C2H6H5 और एक H ये और O, इसका मतलब X तो ये हो गया अभी, X तो है मेरा C2H5OH, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये बनाएगा CH3COOH, ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। ये है Y, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। अब दोनों को जोड़े अलग से, C2H5OH प्लस CH3COOH। तो जब चैप्टर मैंने करवाया था वहां मैंने रिएक्शन करवाई हुई है आपको, OH यहाँ से, H यहाँ से, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि ये शक्तिशाली निर्जलीय कारक है, जल के मॉलिक्यूलों को खींच के बाहर निकाल देगा। यहां बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, एक O ये वाला, और C2H5 बन गया एस्टर। एस्टर क्या होता है? RCOOR या R डैश, वही है ये। और नाम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो ये जेड है और ये बन जाएगा इथाइल इथेनोएट, एस्टर है ये। क्या है ये? एस्टर, इथाइल इथेनोएट। तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कीजिए, पढ़िए इनको अच्छे से, और आपकी जो है फाइनल एग्जाम में बड़े काम आने वाले हैं क्वेश्चंस। इसी तरह के जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बार बार जो है इस चैनल पे जो है करवाते रहेंगे। आप लगातार चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह आपका प्यार जो है कंटिन्यू बरसाते रहें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब भी ऐसे हैं जो चैनल को जो है देख तो रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।